केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के दो सहयोगी, जिनमें से ज्यादा बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने एक किस्म की चेतावनी दे दी है केंद्र की मोदी सरकार को। वो चेतावनी इसलिए भी खास बन जाती है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर एनडीए का पूरा कुनबा टिका है और सरकार चल रही है। लेकिन यह भी बात सही है कि इस समर्थन के लिए ठीक ठाक कीमत मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू को दे रही है, अदा कर रही है और दोनों के बीच एक रिश्ता मजबूत है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने बावजूद इसके एक सख्त चेतावनी केंद्र की मोदी सरकार को दे ही डाली और इस बार की चेतावनी उन्होंने बहुत खास दी है। वो चेतावनी 27 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जुड़ी हुई है। चंद्रबाबू नायडू ने द प्रिंट को दिए एक साक्षात्कार में साफ तौर पर कहा, या तो सीटें फ्रीज कर दें या आनुपातिक रूप से बढ़ा दें। परिसीमन के विकल्पों पर अपनी टिप्पणी करते हुए चंद्रबाबू नायडू ये कहते हुए साफ करते हैं कि ऐसा न हो कि जनगणना के बाद जो आंकड़े आए, चूंकि आपको पता है कि परिसीमन उसके बाद किया जाना है और परिसीमन से कई चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। महिला आरक्षण विधेयक वह भी परिसीमन के बाद जो आंकड़े आएंगे उन्हीं आंकड़ों पर आधारित होगा। कितनी सीटें रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए, कितनी पुरुषों के लिए, उस परिसीमन का पूरा दारोमदार इस जनगणना से प्राप्त आंकड़े से मिलेगा। इस जनगणना से प्राप्त आंकड़े के बाद महिला आरक्षण के साथ परिसीमन करके लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ाया जाना है। आपको पता होगा कि जब देश में कोविड चल रहा था तो कोविड के वक्त में जब नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और देश भर में नरेंद्र मोदी की सरकार का बहुत आलोचना हो रही थी कि एक समय लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना, अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं और केंद्र की मोदी सरकार सेंट्रल विस्टा के काम को रोक नहीं रही है और वो काम बहुत तेजी से हुआ। उसके बाद नई संसद बनी और इस समय मौजूदा वक्त में उसी नई संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा और सारी कार्यवाही चल रही है, जिसके उद्घाटन में राष्ट्रपति, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। हालांकि आप लोग ये सारे सवाल भूल चुके होते हैं और इसका कोई बहुत असर आप पर नहीं पड़ता है। आप इसी बात से खुश हो जाते हैं कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बना ही दिया, लेकिन उनको इस संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। सेंगोल को बीच में लाकर रखा गया। सेंगोल क्या है फिर कभी बात होगी, अगर आपकी दिलचस्पी होगी तो आप भी जरा इस पर विचार करिएगा कि सेंगोल किसका प्रतीक है। लेकिन उस नई संसद में दोनों तरफ पीछे ढेर सारी सीटें खाली मिलती हैं। जब भी आप लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देखेंगे तो पीछे जो सीटें खाली होती हैं वो सीटें इसी परिसीमन के बाद भरी जानी है और इसी परिसीमन के बाद जो एक कयास लगाया जा रहा है, सीटें बढ़कर कितनी हो जाएंगी। 2026 के डिलिमिटेशन के बाद यानी परिसीमन के बाद 800 लोकसभा सीटें होने का दावा है और लगभग 320 और 12 राज्यसभा की सीटें होंगी। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अगर मिला दें तो देश के कुल नए सांसद जो चुने जाएंगे वो 1132 के आसपास का कोई आंकड़ा है। अभी जब परिसीमन होगा तो उसके वास्तविक आंकड़े आएंगे। अभी तो ये वो आंकड़े हैं जो मीडिया में चर्चा में बने हुए हैं। आधिकारिक तौर पर जब परिसीमन होगा, जनगणना के आंकड़े आएंगे, तब इसकी बात आएगी। इसका एक कयास लगाया जा रहा है कि लगभग 1132 सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर परिसीमन में चुने जाएंगे। बीते दिनों इसी बात को लेकर के दक्षिण भारत के राज्यों में खास नाराजगी देखने को मिली थी। अगर आपको याद न हो तो बता दें कि दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले बड़ा हुआ करता था, अब वो दो हिस्सों में है। आंध्र प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की बात अभी हम करने ही वाले हैं, और दूसरी तरफ तेलंगाना, कर्नाटक। इन राज्यों के अलावा जो सबसे खास राज्य है वो है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बीते दिनों बहुत सख्त ऐतराज इस बात पर दर्ज किया था। एम.के. स्टालिन यह कहते हुए नजर आए थे कि कहीं ऐसा न हो कि उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा है और जनसंख्या को आधार बनाकर जब परिसीमन किया जाए तो उत्तर भारत के राज्यों को उसका ज्यादा बेनिफिट दे दिया जाए और हमने विकास के तमाम पैमाने छुए,
हमने विकास के नए तरीके इजाद किए, दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण किया और इसके मुताबिक हमें सीटें कम हो जाएंगी। मीडिया में उड़ती खबरों की अगर बात करें तो तमिलनाडु के पास आज की तारीख में 39 लोकसभा की सीटें हैं, जो बढ़ करके 48 होंगी, यानी केवल 7 सीटों की वृद्धि होगी। तेलंगाना के पास 17 सीटें हैं, जो बढ़कर 25 हो जाएंगी, यानी अगर आप गौर करें तो 8 सीटें तेलंगाना को बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि कर्नाटक के पास 28 सीटें हैं, जो बढ़कर 42 हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश के पास 25 सीटें हैं, जो बढ़कर 34 होंगी। अब चंद्रबाबू नायडू अपने साक्षात्कार में द प्रिंट को यह बता रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि जनसंख्या जब बढ़कर आए उत्तर भारत में तो अनुपात के लिहाज से उत्तर भारत में सीटें ज्यादा कर दें। जैसे इसी अगर आंकड़े की बात माने जो कि मीडिया में है, कितना सही है कितना गलत है मैं इसका कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर इस तरह के कई आंकड़े सार्वजनिक है। जब तक सरकार कोई आंकड़ा न दे दे तब तक इन आंकड़ों को हम वैध नहीं मान रहे, लेकिन एक कयास लगाया जा रहा है, एक आकलन हो रहा है। उत्तर प्रदेश का ही अगर उदाहरण ले लें तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, केवल उत्तर भारत नहीं पूरे भारत में है, 80 लोकसभा सीटें। और यह आंकड़ा बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें बढ़ करके 121 हो जाएंगी, यानी कल्पना करिए सीधे 41 सीटें बढ़ जाएंगी। बिहार की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीटें बढ़कर 61 हो जाएंगी। यानी ये जो कयास है, ये जो अंदाजा है, ये जो एक डर ऐसा दिख रहा है, तो अभी आपने जब दक्षिण भारत के राज्यों की बात सुनी होगी तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इनके आंकड़ों में देखेंगे कि प्रतिशत की तुलना में कम सीटें बढ़ाई जा रही है और उत्तर भारत में सीटों के बढ़ाने का अंदाजा ज्यादा है। अभी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अगर यह हुआ तो यह कितना बड़ा विभेद पैदा करेगा। एम.के. स्टालिन ने तो बहुत सख्त ऐतराज इस पर जताते हुए कहा था कि यह संघीय ढांचे पर एक तरह से हमला होगा। इसी बात को चंद्रबाबू नायडू भी प्रकारांतर से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने अपने इंटरव्यू में 2 विकल्प दिए हैं केंद्र सरकार को कि अगर आप लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या आधारित पुनर्निर्धारण की संभावना को कम करते हैं, जो दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए एक गंभीर मुद्दा है, तो इसका नुकसान होगा। उनका तर्क है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्आवंटन लोकसभा में उनके प्रतिनिधित्व को कम कर देगा, जो उनके अनुसार उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उन्हें दंडित करने के बराबर है। द प्रिंट के इसी आर्टिकल में आगे जिक्र मिलता है कि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से जनगणना और उसके बाद परिसीमन कर रही है, उसमें एक भयावह साजिश है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण की अनदेखी करने वाले राज्यों को अतिरिक्त सीटों से पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे संघीय ढांचे में गड़बड़ी होगी। चंद्रबाबू नायडू द प्रिंट को दिए अपने साक्षात्कार में कहते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या घटाई है, लेकिन अगर परिसीमन होता है तो ये तो नाराजगी की बात होगी। आप परिसीमन कर सकते हैं, लेकिन सीटों की संख्या में बदलाव न करें। या तो आप सारी सीटें फिक्स रखें या अनुपात फिक्स रखें। मिसाल के तौर पर चंद्रबाबू नायडू कहना यह चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर पूरे देश में 7.5% एक राज्य की हिस्सेदारी है, तो जब बढ़ाई जाए सीटें तो बढ़ाने के बाद भी उनका प्रतिशत 7.5 ही होना चाहिए। लेकिन इस बात का काउंटर तर्क दूसरी तरफ यह भी दिया जा रहा है कि यह जो परिसीमन का पूरा मामला है, यह बहुत पेचीदा है। वहीं इसका एक दूसरा पक्ष यह भी है कि आंकड़ों के मुताबिक अगर गौर करें तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का ढांचा, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक ढांचा एक जैसा कभी रहा ही नहीं। समुद्र तटीय क्षेत्र होने के साथ साथ उत्पादन के खास व्यावसायिक फसलों की वरीयता के चलते और अपने अलग मिजाज और संस्कृति के चलते दक्षिण भारत तेजी से विकसित हुआ। लेकिन आंकड़े एक और कहानी भी कहते हैं कि दक्षिण भारत की आबादी, मिसाल के तौर पर केरल से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन राज्यों की आबादी 1881 की जनगणना के बाद 1951 और 1971 तक ठीक ठाक तेजी से बढ़ती है और उसकी तुलना में उत्तर भारत के राज्यों की आबादी इन सालों तक कम बढ़ती है।
और जब आगे मामला बढ़ता है 1971 के बाद के आंकड़े ये बताते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों ने अपने जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा का उच्च विकास और व्यावसायिक चीजों में ज्यादा निवेश करने के चलते संपन्नता के नए आयाम छुए और जनसंख्या को कुछ हद तक नियंत्रित किया। और इसका ठीक उल्टा उत्तर भारत की तरफ दिखाई देता है कि उत्तर भारत के राज्यों में 1960-70 के बाद बहुत तेजी से जनसंख्या विस्तार और जनसंख्या विस्फोट जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन जैसे तमाम मुद्दे उत्तर भारत के राज्यों में दिखाई देते हैं। वो गोबर पट्टी की तरह दिखाई देते हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं चंद्रबाबू नायडू ये इशारा कर रहे हैं कि जिस गोबर पट्टी में, कथित गोबर पट्टी में, किसी भी राज्य को गोबर पट्टी कहना कितना जायज है, ये बात आपको सोचना होगा। लेकिन इन्हीं राज्यों में जहां शिक्षा का अभाव है, जहां बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ रही हो, वहां बीजेपी भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और बीजेपी उन राज्यों में ज्यादा मजबूत है जहां पाखंड अंधविश्वास है, और पाखंड अंधविश्वास वहां है जहां गरीबी जाता है, भुखमरी जाता है, अशिक्षा जाता है, बेरोजगारी जाता है। अब इस पर तो कोई आर्टिकल आपको मिलेगा नहीं, इसे तो अपनी समझदारी से समझना होगा आपको। तो क्या ये उत्तर और दक्षिण के बीच परिसीमन में जो बंटवारा होगा, अगर सोशल मीडिया में उड़ती खबरों को ही सही माना जाए तो केवल यूपी बिहार को जोड़ दें तो 62 सीटें उत्तर भारत में बढ़ जाएंगी, और दक्षिण भारत के कई राज्यों को मिला दें तो भी 60 सीटें नहीं बढ़ेंगी। इससे क्या लग रहा है, कहीं दूसरा संकेत यह भी तो नहीं चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी सरकार को करना चाह रहे हैं कि आप उन राज्यों को निशाना बना रहे हैं जहां आपकी मेजॉरिटी के लोग जाता है, इसलिए जनसंख्या में उस जनसंख्या का मताधिकार की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं और दक्षिण भारत के लोगों के वोट के अधिकार की वैल्यू को कम कर रहे हैं। कितने लोग कितना वोट देकर किसको चुनेंगे, और वहीं दूसरी तरफ कितने लोग कितना वोट देकर के किसको चुन रहे हैं, अगर इन दोनों में एक रूपता नहीं है तो क्या ये बाबा साहब के संविधान के मुताबिक एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के न्याय को सही साबित करता है? इस बात का गहरा विश्लेषण आगे और देखने को मिलेगा। पता नहीं आज ये बातें आप कितनी समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भारत में आने वाले दिनों में बहुत ही खास तरह के बदलाव और चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। उसका एक इशारा एमके स्टालिन, चलिए आप कहेंगे कि एमके स्टालिन तो एनडीए के विरोधी खेमे में है, वो इंडिया ब्लॉक की तरफ से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार से ये आरोप लगाते हुए सवाल कर रहे हैं कि आप अगर जनसंख्या के मुताबिक जनगणना के बाद परिसीमन को इस रूप में बढ़ाते हैं कि उत्तर भारत के राज्यों में सीटों का अनुपात बहुत ज्यादा बढ़ जाए और दक्षिण भारत के राज्यों में सीटों का अनुपात उसकी तुलना में कम बढ़े, तो यह संघीय ढांचे को ध्वस्त करेगा और भयावह साजिश की तरह। एमके स्टालिन की यह बात अगर विरोधी की बात कहकर के टाल दी जाए तो चंद्रबाबू नायडू की चेतावनी पर नरेंद्र मोदी सरकार का क्या रुख होगा, देखना दिलचस्प होगा कि जनगणना के बाद होगा क्या। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक तो 2026 के आसपास परिसीमन होना था, अब 2026 में भी कायदे से जनगणना शुरू नहीं हो रही, यानी जो जनगणना 21 में हो जानी थी 25 में डिलिमिटेशन के लिए प्रावधान किया गया था कि 2025 के बाद होगा। अब 2026 में अक्टूबर में पहाड़ी राज्यों में जनगणना शुरू हो रही है। कायदे से पूरे भारत में जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। आंकड़े कब आएंगे, यानी तब तक 2029 का चुनाव तो अपने आप निपट चुका होगा। यानी 2029 का चुनाव किस परिसीमन पर होगा, और 2029 के चुनाव में क्या जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हो चुके होंगे और क्या महिला आरक्षण लागू हो चुका होगा? इस तीनों सवालों का जवाब है नहीं। इनमें से एक भी काम अभी 2029 तक नहीं होने वाला। यानी ऐसे सब्ज बाग नरेंद्र मोदी सरकार ने दिखाए हैं जिसको अभी आगे के लिए टाला जा रहा है। लेकिन पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि नरेंद्र मोदी क्या अपने सहयोगियों तक को बख्शना नहीं चाहते? क्या नरेंद्र मोदी उन बैसाखियों को भी हटा देना चाहते हैं और उसके बिना भी अपने मुताबिक अपने उसूलों पर अपनी ही बैसाखी से सरकार चलाना चाहते हैं? ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की यह चेतावनी कितनी भारी पड़ेगी और बीजेपी सरकार इस चेतावनी पर क्या अपनी नीतियां बदलने जाएगी? क्या इस तरह के प्रावधान अभी बदलेंगे? ये तो तब पता चलेगा जब जनगणना के बाद जाति जनगणना
और परिसीमन के सारे दस्तावेज, नियम, कायदे, कानून और शर्तें पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। लेकिन तब तक बतौर नागरिक आपके लिए खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए, जो अपने सहयोगियों के सामने भी मुश्किल पैदा करे उसका नाम है बीजेपी। इस बात पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो जरूरी लगे तो इसे लोगों तक पहुंचाइए। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिल जाएगी, और अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जरूरी सवाल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।